हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोट्री एकेडमी। बेटा आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर 6 की। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी इंड्यूस करंट की, कि किस तरीके से अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टिंग वायर को मोशन करते हैं तो उसमें किस तरीके से करंट जनरेट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने अल्टरनेट करंट के बारे में जाना, जिसपे हम बात करते हैं एसी जनरेटर की। तो एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो वो जो पिछले चैप्टर का हम लोग जनरेटर देख रहे थे वो एक एसी जनरेटर था, जिसमें हम लोग स्लिप रिंग यूज करते हैं। बेटा याद रखिएगा, उसमें मोटर से डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड स्लिप रिंग। ठीक है, और किस तरीके से करंट जनरेट करती है इसके बारे में हम लोगों ने देखा था बेटा। और फिलहाल आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरेटर, बट दिस इज द डीसी जनरेटर। अब देखिए, आप तीन चीजें यहां पढ़ रहे थे, आपको मैं थोड़ा सा यहां मेंशन कराते हुए चलूं। देखिएगा, क्या सबसे पहले आपने पढ़ा डीसी जनरेटर। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा बेटा? डीसी जनरेटर, सॉरी डीसी मोटर पढ़ी आपने, जिसे आप इलेक्ट्रिक मोटर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा? एसी जनरेटर, एसी जनरेटर पढ़ा। अभी आप बात कर रहे हैं जनरेटर की, लेकिन ये कौन सा जनरेटर होगा बेटा? डीसी जनरेटर। अभी हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, यानी कि बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होना, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसमें करंट की डायरेक्शन सर्किट में चेंज नहीं होती है, एक सिंगल डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जनरेटर है, लेकिन ये डीसी जनरेटर है। तो अगर डीसी हमको बनाना है डायरेक्ट करंट, तो हमें चेंज, यानी कि डीसी और एसी का जो सारा खेल खेलेगा वो कौन खेलेगा बेटा? स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग। यानी कि डीसी है अगर, तो उसमें स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग का मतलब कम्यूटेटर यूज होता है बेटा। क्या यूज होता है? कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। ये यूज होता है बेटा डीसी के लिए। किसके लिए यूज होता है बेटा? डीसी के लिए। और एसी के लिए क्या यूज होता है बेटा? स्लिप रिंग। याद रखिएगा। तो अगर ये डीसी जनरेटर है, अगर ये डीसी जनरेटर है, तो इसमें क्या यूज होगा बेटा? इसमें यूज होगा स्प्लिट रिंग, देन इट मींस टू से कम्यूटेटर यूज होगा। इज दैट क्लियर बच्चा? ओके, तो इसमें कम्यूटेटर यूज होगा। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये एक डीसी जनरेटर का फिगर है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहां भी जनरेट हो रही है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट करंट आ रहा है, यानी कि हमें यहां पर स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग यूज करना है। तो आपको ये फिगर दिख रहा है, दैट इज द मैग्नेट, दैट इज द नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल, और आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, ये R1 बेसिकली हम लोगों को फिगर में S1 होता है, तो यहाँ पे R1 दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द स्लिप रिंग 1 एंड दैट इज द स्लिप रिंग 2, और इससे कनेक्ट है कार्बन ब्रश B1 और इससे कनेक्ट है कार्बन ब्रश B2, और ये सर्किट है कंप्लीट। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है। और ये हो गया हमारा एक्सल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? शाफ्ट और कॉइलिंग का। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी देखिए, इसको रोटेट किया जा रहा है इस तरीके से। आपको रोटेशन की डायरेक्शन दिख रही है। इसका मतलब ये जो ए बी पार्ट होगा बेटा, ये पहले नीचे की तरफ आएगा और सी डी पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि ए बी सेक्शन नीचे की तरफ और इसका सेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम देखते हैं करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। तो पहले बात करते हैं ए बी की। तो ए बी में देखते हैं किस कंडीशन में डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है। उसके बाद फोर्स नीचे की तरफ है, यानी कि बॉडी का मोशन किस तरफ है बेटा? नीचे की तरफ है। अब ध्यान देना, आपको कौन सा हैंड का रूल लगाना है? राइट हैंड रूल का लगाना है। ठीक है, फोर्स क्या है? नीचे की तरफ है, तो करंट किस तरफ इंड्यूस होगा बेटा? इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। कैसे? ये देखिए, ये आपका राइट हैंड है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? फोर्स नीचे की तरफ हो गया, ये फोर्स
नीचे की तरफ, और ये आपके ये जो आपका फोर फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है बेटा, ये दिखा रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये हो गई करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी बेटा, इस डायरेक्शन में करंट आगे की ओर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर करंट पहले B2A ट्रेवल कर रहा है। क्या ट्रेवल कर रहा है, B2A ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद आगे गया, फिर गया स्लिप रिंग 1 में, यानी कि S1 जिसे R1 भी कह सकते हो, फिर गया कार्बन ब्रश 1 में, और उसके बाद ये सर्किट को अपने कंप्लीट करेगा। अच्छा, CD में देखते हैं करंट कैसे जनरेट हो रही है। फील्ड की डायरेक्शन आपको मालूम है नॉर्थ टू साउथ है। इस पोजीशन पर मोशन ऊपर हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में गया। अगर ये क्या है बेटा, फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या है बेटा, मोशन की डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है हमारे करंट की डायरेक्शन। ठीक है, और यानी कि यहां से जो करंट जा रहा है ये इधर जा रहा है। अच्छा, अब ये तो हम समझ गए कि अगर ये इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है तो यहाँ पर करंट नीचे आया, फिर स्लिप रिंग 1 में गया। अब देखिएगा यहाँ पर करंट कहाँ से कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार इरेज करके आपको करंट को समझाता हूं क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर स्टेप्स लिख लेते हैं कि करंट कहां से कहां कैसे कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा करंट कैसे कैसे फ्लो हो रहा है। करंट पहले B2A आया, फिर उसके बाद कहां पहुंचा, स्लिप रिंग 1 यानी कि R1 में, फिर B1 में, फिर B2 में, फिर R2 में कहा पहुंचा, फिर उसके बाद D2C गया। ये पहली कंडीशन थी। लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन 90 डिग्री पर जब घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्लिप रिंग का स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट ब्रशेस से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। जब ब्रशेस से छूट जाएगा कांटेक्ट, इसका मतलब यहां पर उस टाइम कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यहां पर उस टाइम कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन मोशन की वजह से एक फोर्स रहेगा ही रहेगा जिसकी वजह से वो आगे फर्दर घूमेगा। तो जब आगे फर्दर घूमेगा तो देखो प्लेट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। AB की पोजीशन इस साइड आ गई और CD की पोजीशन इस साइड आ गई। तो अगर AB और CD की पोजीशन इस तरीके से रिस्पेक्टिवली आ गई तो अब हुआ क्या कि ये जो R1 था वो डिस्प्लेस होके इस साइड में आ गया। यहां पर R1 कहां आ गया बेटा, इस साइड में आ गया, और R2 इस साइड में आ गया। लेकिन B1 B2 अपना फिक्स है, ये नहीं रोटेट करेंगे। R1 और R2 आगे पीछे आ गए। ठीक है, अभी भी ये इसी डायरेक्शन में रोटेट हो ही रहा है। डायरेक्शन तो मोशन की सिंगल रखोगे, तो अगर CD नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट इस डायरेक्शन में जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और अगर AB ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब होगा क्या, जब करंट C2D आएगा, जब करंट C2D आएगा तो पहले वो R2 में आएगा, उसके बाद B1 में आएगा, फिर आफ्टर देन PQ B2, फिर S1 यानी कि R1 स्प्लिट रिंग 1 में पहुंचेगा, उसके बाद A to B पहुंचेगा। तो यहां पर डायरेक्शन क्या है बेटा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो डायरेक्शन हो रही है वो हो रही है C2D। पहले C2D गई, फिर उसके बाद R2 गई, उसके बाद B1, फिर B2, फिर R1 एंड आफ्टर देन A to B ट्रेवल की। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। पहले करंट B2A आई, ठीक है, B2A तो समझ में आ रहा है, पहले R1 से B1 में गई, लेकिन यहां पर पहले C2D आई, चलो ठीक है, लेकिन यहां R2 से B2 गई, यानी कि यहां पर स्प्लिट रिंग की जो पोजीशन थी वो इंटरचेंज हो गई। अच्छा, स्प्लिट रिंग की जो पोजीशन इंटरचेंज हुई है उससे करंट कहां फ्लो हो रही है, ध्यान देना, उससे करंट फ्लो हो रही है B1 टू B2। क्या फ्लो हो रही है, B1 टू B2। और यहां पर भी जो करंट फ्लो हो रही है बेटा वो B1 से B2 की तरफ फ्लो हो रही है। तो अगर करंट B1 से B2 की तरफ फ्लो हो रही है, यानी कि ये जो मेन सर्किट है हमारा, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है। इसमें करंट की डायरेक्शन अल्टर नहीं हो रही है, यानी कि ये एक डायरेक्ट करंट है, यानी कि करंट की डायरेक्शन अल्टर नहीं हो रही है। तो अगर करंट की डायरेक्शन अल्टर नहीं होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो यहां पर जो करंट जनरेट हो रहा है वो डीसी करंट जनरेट हो रहा है, दैट्स वाई आप इसे क्या बोलते हैं बेटा, डीसी जनरेटर।
ठीक है, यहां जो करंट जनरेट हो रहा है बेटा, वो कौन सा करंट जनरेट हो रहा है बेटा, डीसी करंट जनरेट हो रहा है। दैट्स वाई आप इसको क्या बोलेंगे, डीसी जनरेटर। तो यानी कि आपके पास जनरेटर तो दोनों तरीके के होते हैं, एसी भी होता है और डीसी भी होता है। एसी जनरेटर भी है और डीसी जनरेटर भी है। ठीक है, एसी में क्या होता है, बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, बट डीसी में बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस की बात करूं एसी और डीसी में, तो आप कह सकते हैं यस, एसी और डीसी में बेसिक डिफरेंस होते हैं, यानी कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में डिफरेंस होते हैं। एसी जनरेटर में करंट की डायरेक्शन आफ्टर द हाफ रोटेशन, यानी कि 180 डिग्री के रोटेशन के बाद बार बार चेंज होती है, लेकिन डीसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसका जो मैकेनिकल पार्ट्स होता है उसमें हम स्लिप रिंग का यूज करते हैं, यानी कि एसी जनरेटर में हम स्लिप रिंग यूज करते हैं, इवन हम डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, यानी कि इसमें हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं और उसमें स्लिप रिंग का यूज करते हैं। स्लिप रिंग पूरी कंप्लीटली सर्कुलर होती है और दो होती है, यहां पर सिर्फ स्प्लिट रिंग होती है जो कि सेमी सर्कुलर होती है और दो होती है, यानी कि एक तरीके से एक सिंगल सर्किल होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा बेटा कि आपको एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर, बेसिकली उसे डीसी मोटर भी बोलते हैं, इनको किस तरीके से इनका फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से इनको वर्क करना होता है, यानी कि किस तरीके से इनका करंट का डायरेक्शन का फ्लो आता है। अब कभी कभी एग्जाम में करता क्या बेटा कि आपको क्वेश्चन दे देगा सिंपली राइट अबाउट द एसी जनरेटर, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द एसी जनरेटर, तो आपको उसमें उसके कंस्ट्रक्शन, उसके पार्ट्स की वर्किंग और उसका टोटल कंप्लीट फेनोमेना, मतलब कंप्लीटली वर्किंग उसकी लिखनी पड़ेगी कि एक कंप्लीट जनरेटर किस तरीके से काम करता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना होगा बेटा। ठीक है, इसलिए एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और एसी मोटर को एकदम अच्छे से रीड करें अपनी बुक से और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए मैंने आपका लेक्चर लिया, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बेटा कमेंट कर दीजिए। अगर आपके रिगार्डिंग कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो आपको तुरंत बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखिए कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट्स वाई आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है और सीरियस होने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका करियर डिसाइड होता है बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल। देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हो रहा है जब हम किसी कॉइल में किसी रिलेटिव मोशन को करते हैं मैग्नेट के, तो इंड्यूस होता है करंट। लेकिन यहां पर क्या रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना और यूजिंग द टू कॉइल्स, एक कॉइल्स में करंट है और उस कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट को इंड्यूस करना है। कैसे होता है ये समझिएगा। देखिएगा, अगर आप फिगर ए देख रहे हैं, यानी कि पहला वाला ए वाला, अगर आप ए वाले को देखेंगे तो समझिएगा इसमें करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू यू ये है, दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये करंट की डायरेक्शन है और ये इस सोलेनॉइड के बाहर से है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अगर बाहर से करंट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, यानी कि ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहां से निकलेंगी और इस तरफ से अंदर की तरफ जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरफ से निकल के इस तरफ अंदर की तरफ जाएंगी, यानी कि ये एक्ट करेगा साउथ पोल की तरीके से और ये एक्ट करेगा बेटा नॉर्थ पोल की तरीके से। कैसे एक्ट करेगा बेटा, नॉर्थ पोल की तरीके से। ठीक है, ये नॉर्थ पोल जनरेट हो गया और ये साउथ पोल जनरेट हो गया। कैसे, अगर आप इसके फेस पे आएंगे तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा और एंटी क्लॉक का मतलब नॉर्थ फेस, और इधर आएंगे तो ये क्लॉकवाइज फेस होगा, दैट इज कॉल्ड साउथ फेस। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, और अगर मैग्नेटिज्म आ रहा है तो इसमें क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब होता क्या है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसमें बनती हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर से निकलकर इधर अंदर की तरफ आती है। कहां आती है बेटा, बाहर से निकलकर इधर अंदर की तरफ आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब जैसे मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आनी है, तो अब ये इसको हम क्या करते हैं, काफी क्लोज रखते हैं। काफी क्लोज रखने से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां से इंटर ना करके इधर से इंटर करती हैं।
तो यानी कि अब इस सोलेनॉइड में कुछ भी नहीं लगा, इसमें केवल एक गैल्वेनोमीटर को ऐड कर दिया गया ये चेक करने के लिए कि अगर इस सोलेनॉइड को इस दूसरे सोलेनॉइड के पास ले जाते हैं तो क्या इसमें करंट आता है कि नहीं आता है। दैट्स वाई केवल आप एक सिंपल गैल्वेनोमीटर लगाते हो। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं जब इधर से आके इंटर करना स्टार्ट करती हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इधर से आके एंटर करती हैं तो एक रिलेटिव मोशन मिलता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को, ठीक है, यानी कि कॉइल और एक रिलेटिव मोशन हो जाता है। अब जैसे ही इसमें रिलेटिव मोशन होता है क्या हो जाता है बेटा, एक करंट इंड्यूस हो जाता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है। तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन तो अंदर की तरफ है तो करंट सेम तरीके से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अगर इस तरीके से तो करंट जनरेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हमेशा बेटा दिमाग में रखिएगा कि किस तरीके से करंट, तो यहां पर ये करंट जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे अंदर जाएंगी, इधर से फिर वैसे जाएंगी, फिर यहां से बाहर से निकलकर आएंगी, तो इसमें भी करंट इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो कुछ इस तरीके से टिल्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जो कह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल, दैट इज पॉसिबल, यस ये पॉसिबल है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने नाम सुना होगा, बहुत ही कॉमन नेम है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। ये जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमारे यहाँ सुना होगा आपने बहुत कि आज भाई ये तो सबसे फेमस चीज है, अगर लाइट कट गई कभी कभी पता चलता है क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर उड़ गया, खराब हो गया, दग गया, सबकी रीजनल लैंग्वेज में तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में हम इसी का यूज करते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करते हैं, वो भी 2 कॉइल्स के साथ, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इसी एप्लीकेशन पे काम करता है, ठीक है। और इसी एप्लीकेशन पे काम करते हुए ट्रांसफॉर्मर 2 तरीके से डिवाइड होता है। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करता है वो स्टेप अप और जो डिक्रीज करता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा वो आता है ट्रांसफॉर्मर में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस। अगर मैं बात करूं पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस की, हमारे घरों में किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तरीके से पूरे किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो समझिएगा हमारे घरों में बेसिकली 3 तरीके के वायर आते हैं। पहला होता है लाइव, दूसरा होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है अर्थ वायर। क्या क्या होता है बेटा, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड द लास्ट वन इज अर्थ वायर। ये बेसिक 3 तरीके के वायर हम लोग यूज करते हैं। अब ये जो लाइव वायर आता है जिसे एल के नाम से जानते हैं, न्यूट्रल को एन के नाम से और अर्थ को ई के नाम से, ये 3 तरीके के वायर आते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों वायर से काम होता है। अब इसमें जो मेन करंट होती है, मेन करंट का वायर जो होता है वो होता है लाइव वायर। लाइव वायर में ही मेन करंट होती है, न्यूट्रल से वापस जाती है और अर्थ एक्सिस करंट को अंडरग्राउंड भेज देता है। समझिएगा यहाँ क्या लिखा है, टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर टू अ हाउस फ्रॉम अ सिटी सब स्टेशन, either the overhead wires of a cable or poles on an underground cables is used। केबल हम यूज करते हैं। The cable has 3 wire, live जिसे फेज भी बोलते हैं, दूसरा न्यूट्रल एंड तीसरा अर्थ वायर होता है। The neutral and the earth wires are connected together at the local substation। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो न्यूट्रल है और ये जो अर्थ वायर है वो लोकल सब स्टेशन से कनेक्टेड होते हैं, show that the neutral and the earth wire are at the same potential। अगर ये दोनों लोकल से कनेक्टेड है तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। The live wire also called the phase wire carries current from the source of the distribution board। अब जहां से मेन करंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, वहां से लाइव वायर में करंट होता है। While the neutral wire is for the return of the current of the source। अब ये न्यूट्रल वायर किस लिए यूज होता है बेटा, न्यूट्रल वायर यूज होता है ताकि करंट को वापस भेजा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आगे, बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम द पोल टू द मीटर इन ए हाउस,
फर्स्ट अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग अप्रॉक्स 50 एम्पियर इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर एट द पोल। हमारे घरों में बिजली जो आती है बेटा, तो उसका वायर हम लेते हैं तो पोल से लेते हैं, तो पहला फ्यूज पोल पे कनेक्ट होता है जिसका 50 एम्पियर के अप्रॉक्स वो फ्यूज होता है। सबसे ज्यादा हैवी फ्यूज यही होता है जो कि पोल पे कनेक्टेड होता है। आगे कह रहा है जस्ट बिफोर द मीटर, कह रहा है दिस फ्यूज इज कॉल्ड द कंपनी फ्यूज, ये कंपनी का फ्यूज होता है। आगे कह रहा है आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू द KWH मीटर, यानी कि किलोवाट आवर मीटर। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा है कि KWH जो मीटर होता है वो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कैलकुलेट करता है। आगे कह रहा है द KWH मीटर इज यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट या आउटसाइड वॉल ऑफ द हाउस, घरों के मेन जगह लगा होता है सबसे आगे। फ्रॉम द मीटर कनेक्शंस आर मेड टू ए मेन स्विच, फिर मेन स्विच में जाता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेक, ठीक है, और द ELCB एक ब्रेक, एक हमारा ये भी होता है ELCB भी एक क्या होता है हमारा, एक मेन बोर्ड टाइप का होता है, वहां जाता है। एंड टू द मेन फ्यूज, फिर एक मेन फ्यूज होता है उसमें, या MCB, आज की जगह हम उसको क्या करने लगे MCB, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। द मेन स्विच या ELCB इज कनेक्टेड इन बोथ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। अब हमारा जो मेन स्विच होता है वो लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों से कनेक्ट होता है, while the main fuse या MCB connected in the live wire, और जो MCB या जो फ्यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। MCB क्यों केवल, MCB या फ्यूज केवल और केवल लाइव वायर से कनेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि लाइव वायर से ही करंट आती है और हमें केवल उसी को चेक करना होता है। जाने वाली करंट से हमें मतलब नहीं है, आने वाली करंट से मतलब होता है, क्योंकि जाने के लिए न्यूट्रल वायर करंट को आराम से ले जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आने वाली करंट के लिए हमें फ्यूज को लगाने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई फ्यूज से केवल और केवल लाइव वायर कनेक्ट होता है। अब देखिएगा नीचे एक डायग्राम दिया है जो कि हमारे घर के पूरे कनेक्शन को समझा रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ एक पोल होगा, यहाँ से लाइव वायर, ठीक है, एक पोल है, पोल से लाइव वायर आया। अब ये पोल का मेन फ्यूज है, उससे कनेक्ट हुआ। अब वहां से जो लाइट वायर आ रहा है वो हमारे घरों में कनेक्ट हुआ, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आया मेन बोर्ड से। अब हमारे मीटर में कनेक्ट हुआ KWH मीटर। अब एक अर्थिंग का वायर हमारे मीटर में लग जाता है, जो कि अर्थ को अंडरग्राउंड दिख करके लगता है, यानी कि एक्सेस करंट आ रहा तो यहाँ चला गया। फिर उसके बाद एक मेन स्विच आता है हमारे घरों में, मेन स्विच या ELCB जिसे हम बोलते हैं, इसमें कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद एक और फ्यूज आ जाता है जिसे हम कंज्यूमर फ्यूज, यानी कि हम अपने घरों में जो मेन फ्यूज लगाते हैं, अब इस मेन फ्यूज को हम लोग MCB भी बोल सकते हैं। मेन फ्यूज लगाओ या MCB लगाओ, जो कि आजकल के घरों में आपको दिखाई देती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये जो अर्थ वायर है ये मेन स्विच से भी कनेक्ट होता है, यानी कि मीटर के बाद लगभग 3 वायर हो जाते हैं। कितने वायर हो जाते हैं बेटा? 3 वायर्स हो जाते हैं। आगे देखिए, जब ये और आगे जाते हैं, अब हमारे घरों में सप्लाई, पहला तो लाइव वायर हर एक जगह जाएगा, न्यूट्रल वायर करंट को वापस लाने के लिए हर जगह जाएगा, तीसरा अर्थ वायर एक्सेस करंट को रखने के लिए जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ बल्ब दिया, यहाँ स्विच दिया, स्विच है, बल्ब है, लाइव वायर से करंट अंदर आएगा। अब देखिए इस सर्किट को यहाँ पे लाके खत्म कर रहा है, यानी कि न्यूट्रल से वापस जाएगा, और यहाँ पर ऐसे कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं है जिसको अर्थ की जरूरत पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे गया, फैन की तरफ गया या कुछ की तरफ गया, लाइव वायर अंदर आया, कनेक्ट हुआ और ये न्यूट्रल वायर से वापस गया। लेकिन इसमें एक पॉइंट और दिया जिसे हम, यहाँ सॉकेट है, ये याद रखना, ये क्या है? सॉकेट है। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है जो कि अर्थ से कनेक्ट है। तो आपको मालूम होगा हमारा इस तरीके का एक सॉकेट होता है, एक बड़ा सा होल होता है, तो छोटे छोटे होल होते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा वाला होल होता है ये अर्थ के लिए होता है बेटा। ये किसके लिए होता है? अर्थ के लिए। एक होता है लाइव के लिए और दूसरा होता है न्यूट्रल के लिए। तो अर्थ के लिए सबसे बड़ा वाला हम लोग लेते हैं। अर्थ के लिए सबसे बड़ा वाला क्यों लेते हैं? और इसका जो प्लग भी होता है, आपने देखा होगा कि इसके प्लग में सबसे मोटा वाला ये होता है, उसके बाद बाकी दोनों क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो अर्थ का प्लग सबसे मोटा या अर्थ की पिन सबसे मोटी और सबसे लंबी क्यों होती है? ताकि हम जब सॉकेट को लगाएं तो सबसे पहला कांटेक्ट अर्थ के साथ हो। तो अर्थ क्या करेगा उस टाइम, अगर उसमें कोई एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको ट्रांसफर कर देगा जमीन के अंदर, यानी कि अंडरग्राउंड भेज देगा, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सेस शॉक
नहीं होगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट से भी आप बचते हैं इसकी वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। सम इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हाउस वायरिंग सिस्टम। तो सबसे इसेंशियल कंपोनेंट होता है बेटा फ्यूज। हमारे घर का सबसे इसेंशियल कंपोनेंट होता है बेटा फ्यूज। द सम इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हाउस वायरिंग सिस्टम फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज आप फिगर देख रहे हैं, फ्यूज से आप देखे ही होंगे आपके घरों में क्या रहा है। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। द यूज ऑफ द फ्यूज सेफगार्ड द सर्किट एंड द एप्लायंस कनेक्टेड इन दैट सर्किट फ्रॉम बीइंग डैमेज। ये हमारे सर्किट को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि ये करंट को कंट्रोल करके हमारे सर्किट में भेजता है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर समझिएगा। ये बेसिकली एक पोर्सिलीन होल्डर होता है बाहर की तरफ, जो कि एक अच्छा इंसुलेटर होता है। पोर्सिलीन होल्डर होता है जो कि एक अच्छा इंसुलेटर होता है, यानी कि इसमें करंट नहीं लगती। अब देखिएगा, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है, जो सॉकेट फिक्स्ड ऑन बोर्ड लिख दिया ना, यहाँ पे लिख दिया है, ये सॉकेट बोर्ड में फिक्स होता है और इसको हम निकाल सकते हैं। अब होता क्या है, एक वायर आया, मीटर से एक वायर आता है, वो देखो लाइव वायर इससे कनेक्ट है सॉकेट से, एक पॉइंट यहां पर कनेक्ट है, और फिर अब इसके करंट को इस पॉइंट से, यानी कि पॉइंट T1 से पॉइंट T2 तक ले जाने के लिए कोई कनेक्शन चाहिए होता है, कोई ब्रिज चाहिए होता है, और वो ब्रिज का काम करता है ये वाला फ्यूज। कैसे? क्योंकि इस पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्ट हो सकता है, और इसमें हम फ्यूज वायर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? एक फ्यूज वायर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर कई तरीके के फ्यूज वायर होते हैं, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्यूज वायर का यूज करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको इसके अंदर डालते हैं, तो इस पॉइंट का कांटेक्ट, यानी कि T1 का कांटेक्ट T1 से ही होता है, और T2 का कांटेक्ट T2 से हो जाता है, और इसमें फ्यूज वायर हमने लगा ही रखा है, और इससे कनेक्टेड होते हैं लाइव वायर। तो जैसे ही जब हम इसको लगाते हैं, तो लाइव वायर पहले फ्यूज वायर से कनेक्ट होता है, और फिर ये फ्यूज वायर का एंड, दूसरा एंड देखो, इसका पहला ये वाला पोर्शन इसके पहले एंड से कनेक्ट होगा, और इसका दूसरा एंड T2 से कनेक्ट होगा, जिससे क्या हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाती है और करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है। अब इसको हम लगाते इसलिए हैं बेटा, ताकि अगर लाइव वायर से एक्सेस करंट, यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ रही है, तो हमारा जो फ्यूज वायर होता है बेटा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसको हम इसीलिए यूज करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि ये एम्पियर के अकॉर्डिंग, जितनी भी वायर होती है वो एम्पियर के अकॉर्डिंग आती है। तो मान लीजिए आपके घर के वायर का जो रेटिंग है वो 25 एम्पियर की है, तो जब तक 25 एम्पियर की करंट आ रही है तब तक तो ये पास करेगा, लेकिन जैसे ही 25 से अबव आई, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो ये वायर क्या हो जाएगा, फ्यूज का ये वायर हो जाएगा मेल्ट, और जैसे ही वायर मेल्ट हो गया ना बेटा, तो फिर से सर्किट क्या हो गया, ब्रेक। वायर मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो सर्किट क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, और जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाएगी नहीं। इसीलिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बेसिकली हमारे घरों में इसलिए इसको लगाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। आगे देखते हैं एमसीबी। फ्यूज का ही एक मॉडर्न वर्जन होता है एमसीबी। फ्यूज एक पुराना वर्जन है और आज का मॉडर्न वर्जन है एमसीबी। एमसीबी क्या है देखते हैं। Nowadays, instead of fuse, a miniature circuit breaker which is called the MCB used for each individual circuit. If due to short circuiting, a heavy current flow in the line. Short circuit अगर मान लो in case कभी होता भी है, तो हमारे घरों में heavy current flow होने लगता है। The MCB falls down to switch off the circuit in a very short time. जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, तुरंत MCB क्या करता है, फॉल डाउन, यानी कि गिर जाता है, यानी कि सर्किट को वो ब्रेक कर देता है। और उसे गिरने में समय कितना लगता है, अप्रोक्सीमेटली 25 मिली सेकेंड। 25 मिली सेकेंड में वो क्या कर देता है, सॉरी, सर्किट को ब्रेक कर देता है। आगे कह रहा है, आफ्टर रिपेयरिंग द फॉल्ट इन द सर्किट द एमसीबी इज देन रेज्ड। अगर हमको लगता है कि कोई सर्किट में खराबी है, तो हम देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद एमसीबी को ऊपर कर देते हैं। दस द यूज ऑफ एमसीबी इज इजियर देन द फ्यूज। हम कहीं ना कहीं फ्यूज से बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूज अगर खराब होगा तो उसको निकालो, वायर बदलो, लगाओ और फिर लगाओ, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन एमसीबी में क्या है, गिर गया,
वो स्टेप डाउन हो गया, तुरंत उसको ऊपर उठा सकते हो। सर्किट चेक कर लो, ऊपर उठा दो। कह रहा है इट अवॉइड द इनकन्वीनियंस ऑफ कनेक्टिंग न्यू फ्यूज वायर। अगर फ्यूज लोगे तो उसमें नया वायर कनेक्ट करोगे तो बार बार ये थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, यानी कि आपको इसमें क्या होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हमेशा इन्वेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन एमसीबी में टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, बार बार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, इट इज मच सेफर ड्यू टू इट्स क्विक रिस्पॉन्स। एमसीबी क्विक रिस्पॉन्स की वजह से ज्यादा सेफ है, ठीक है। एमसीबी क्विक रिस्पॉन्स की वजह से बहुत ज्यादा सेफ होता है, ठीक है बेटा। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके आगे की चीजें नेक्स्ट देखेंगे। वैसे बाय द वे ये चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया है। तो आज की जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की बेटा डीसी जनरेटर की, याद रखिएगा। उसके बाद क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में, यस इट इज पॉसिबल, जिसका एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर में यूज होता है। फिर हमारे घरों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूज एक एज ए एसेंशियल कंपोनेंट ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है बेटा। आगे के लेक्चर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, लगाइए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे तुरंत क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आके मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो। आप मुझे क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट बेटा अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड आपको प्रिपेयर्ड अच्छे से होना है, ओके। तो ध्यान लगाइए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय बाय।